अब फिर से जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीरियल एनसीआर हरियाणा। मैं हूं आशीष त्रिपाठी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और आईएनएलडी के प्रमुख ओपी चौटाला एक बार फिर से जेल जाने को तैयार हैं। दरअसल आय से अधिक संपत्ति के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ओपी चौटाला पर जो आरोप तय किए थे उनमें अब सजा का ऐलान किया गया। दोषी ठहराते हुए उन्हें 4 साल की सजा सुनाई गई है। 50 लाख का जुर्माना उन्हें देना होगा और भारी जुर्माना ये लगाया गया उन पर, और जुर्माना न देने की एवज में 6 महीने सजा उनकी और बढ़ जाएगी। इसके अलावा चौटाला की सिरसा, पंचकुला, गुरुग्राम और कई संपत्तियों को अटैच किया जाएगा, जब्त किया जाएगा। इसमें हरियाणा की राजनीति का ये बड़ा नाम, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला को फिर से सजा हुई है। ओपी चौटाला का जेल जाना हरियाणा की राजनीति में बड़ी हलचल पैदा कर सकता है। दरअसल प्रदेश में निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है। 2024 में लोकसभा के चुनाव भी है, हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होना है और ओपी चौटाला को 4 साल की सजा सुनाई गई है। तो बहस जरूरी है कि क्या ओपी चौटाला का 4 साल के लिए जेल जाना पहले से टूट चुकी इनेलो के लिए ये बहुत बड़ा झटका हो सकता है। चर्चा करेंगे इस विषय पर, कुछ सवालों पर नजर डालेंगे। लेकिन इस पूरे मामले पर अब तक क्या प्रतिक्रियाएं आई, एक बार वो सुनवाते हैं आपको। 4 साल की सजा सुनाई गई है, 50 लाख रुपए जुर्माना दिया गया है। उस 50 लाख जुर्माने में से 5 लाख रुपए सीबीआई को दिए गए हैं। जुर्माना ना देने की एवज में 6 महीने की सजा और होगी। सीबीडी केस के अंदर जो जेल थी उस जेल को नामंजूर कर दिया गया है। तो पूरे 4 साल काटने होंगे? पूरे 4 साल काटने होंगे, लेकिन इस केस के अंदर अगर उन्होंने कोई जेल करी है वो इस 4 साल में से कम हो जाएगी। जो 10 दिन का एक समय मांगा था मेडिकल ग्राउंड पे, वो 10 दिन का समय नामंजूर कर दिया। तो यहीं से आज जेल जाएंगे? यहीं से जेल। हम लीगली सारी चीज को जो है, अभी क्या ऑर्डर पूरा आएगा उसको देखेंगे और उसके बाद इस फैसले के अगेंस्ट हाई कोर्ट जाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट में हमें पूरा न्याय मिलेगा। उनकी उम्र देख के, उनका जो शारीरिक उनका अपना बुनियादी ढांचा है उसको देख के और उन्हें 10 तरीके की बीमारियां देख के हाई कोर्ट भी, कोई भी ह्यूमन बीइंग तो आप हम सब हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए हाई कोर्ट में बहुत मुझे उम्मीद है कि उन्हें मिलेगा। मेरे बड़े भाई हैं, मेरे से 11 साल बड़े हैं। मुझे स्वाभाविक है कि पीड़ा तो होगी, पर कोर्ट के फैसले लगे, उस कोर्ट के फैसले में ये चीज़ें नहीं आया करती। मुख्यमंत्री को पता चला, मंत्री को ना केवल मंत्री पद से हटाया बल्कि जेल के अंदर भी भेजा। ये भ्रष्टाचार के प्रति ये रवैया होना चाहिए इस देश का। ये पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस एक साझा गठबंधन करके रखती है भ्रष्टाचार के ऊपर। और चलिए बढ़ते हैं आगे, उन सवालों पर नजर डाल लेते हैं जो कि सजा के ऐलान के बाद लगातार उठ रही हैं। दरअसल सवाल क्या है? पहला सवाल है, ओपी चौटाला का फिर से जेल जाना आईएनएलडी के लिए एक बड़ा झटका है। दूसरे सवाल में ओपी चौटाला के फिर से जेल जाने से हरियाणा के सियासी समीकरण कितने बदलेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। और तीसरा सवाल, क्या निकाय चुनाव की सियासत पर भी इसका असर पड़ सकता है? और इन सभी सवालों के साथ इसके आसपास के कई छोटे बड़े प्रश्नों पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों से। और अभी जिस तरह से ओपी चौटाला पर भ्रष्टाचार के मामलों में ये दूसरा मामला, उनके दोषी ठहराए जाने के बाद अब सजा का ऐलान हो गया है और अब उन्हें दूसरी बार जेल जाना पड़ सकता है, इसके संबंध में चर्चा करेंगे। क्या कुछ इसके टेक्निकल पॉइंट्स हैं और इसका हरियाणा की राजनीति पर क्या असर होगा, साथ ही आईएनएलडी का अब क्या होगा, जो एक रिवाइवल सिचुएशन में है, अपने आप को, अपने वजूद को बचाने के लिए लगातार जूझ रही है, प्रयास कर रही है। और ऐसे में ओपी चौटाला का एक बार फिर जेल जाना आईएनएलडी के लिए कितना बड़ा झटका हो सकता है? ओपी चौटाला को फिर जेल जाने से हरियाणा के सियासी समीकरण आखिर कितने बदलेंगे, ये भी एक चर्चा का विषय रहेगा इसमें। और साथ ही साथ अभी तक की जो परिस्थितियां रही है, जो आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं निकाय चुनाव को लेकर, क्या निकाय चुनाव में आईएनएलडी लोगों के बीच जाकर पूरे दमखम के साथ लोगों को अपने से जुड़ने के लिए रिझा पाएगी? और चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत हमारे साथ इस वक्त वंदना पोपले जी मौजूद है, बीजेपी से प्रवक्ता।
वंदना जी बहुत स्वागत है। दीप कमल सारण जी जेजेपी से हमारे साथ हैं। दीप कमल जी आपका भी बहुत स्वागत है। राकेश गर्ग हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, राकेश जी बहुत स्वागत है। अमनदीप केसरी जी हैं आईएनएलडी के प्रवक्ता, अमनदीप जी बहुत स्वागत है। संजय शर्मा जी हैं वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंकज बेनीवाल हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता वंदना जी हैं। वंदना जी, भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन इसमें इतना लंबा वक्त लग जाना, कई बार संदेश उतना पावरफुल नहीं जा पाता, उससे फिर से भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं। क्या यही कारण है कि बहुत लंबा समय न्याय मिलने में लग जाता है? वंदना जी आपका ऑडियो संभवतः उधर से म्यूट है, आप उसे अनम्यूट कर लें तो हम आपकी आवाज सुन पाएंगे। लगता है वंदना जी तक किसी वजह से संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा, उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अगर आईएनएलडी के प्रवक्ता को हमारी आवाज़ मिल पा रही है तो मैं उनसे प्रश्न जरूर लेना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ अमनदीप केसरी जी। अमनदीप जी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? जी आशीष जी। जी अमनदीप जी, एक पार्टी का मुखिया जो दूसरी बार भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाने को है, ऐसे में लोगों को किस विचार से जोड़ने के लिए आईएनएलडी किस तरह से आकर्षित करेगी? अभी निकाय चुनाव हैं, पंचायत चुनाव हैं, फिर लोकसभा, फिर विधानसभा, एक लंबा सफर तय करना, और इस सफर के दौरान आपके मुखिया जेल में ही संभवतः रहे। जी त्रिपाठी जी, थोड़ा सा आपको मैं करेक्ट करना चाहूंगा। आय से अधिक संपत्ति मामला और भ्रष्टाचार, कोर्ट ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि करप्शन का मामला है। आय से अधिक संपत्ति का मतलब आपकी जो आपने डिस्क्लोज करी, आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरी है और उसके मुताबिक जो कैलकुलेशन आपकी संपत्ति की हुई है वो कहीं आपसे मैच नहीं करती, उसमें भ्रष्टाचार नहीं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो आपका सवाल है, ये दूसरी बार सिचुएशन ऐसी आई है, परिस्थितियां आई है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को जेल जाना पड़ा है। उनके जेल जाने के बाद इंडियन नेशनल लोकदल के संगठन के बारे में या पार्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए अतीत में मैं आपको बताऊं, 2013 में जब वो जेल गए थे और 14 के सबसे पहला जो लोकसभा चुनाव था और भाजपा की आंधी के अंदर भी हमने राष्ट्रीय पार्टियों से अच्छा प्रदर्शन हरियाणा प्रदेश में किया और 2 लोकसभा की सीटें, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की इतनी क्लीन स्वीप बांधी थी, हम जीत कर आए हैं। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का संगठन काडर बेस्ड संगठन है और एक चौधरी देवीलाल की विचारधारा पर निर्भर करता है। हम काडर बेस में, हमारा कोई पूरे काडर को सजा नहीं हुई है, हमारे शीर्ष नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को सजा हुई है और वो केवल इसी चीज के लिए, अपने दृढ़ निश्चय और चट्टान जैसे मजबूत इरादों के लिए जाने जाते हैं। जिस तरह से पहले संगठन मजबूत हुआ, संगठन उसी तरह से आगे भी मजबूत रहेगा और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की, ताऊ देवीलाल जी की जो विचारधारा, उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। लेकिन सर, चूंकि एक पार्टी का जब मुखिया ऐसे मामलों में भ्रष्टाचार, या ठीक है आप कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, लेकिन पहले भी भ्रष्टाचार के मामले में जेल हुई थी और अभी एक और बार वो जेल जाने की तैयारी में है, तो विपक्ष तो निशाने पर लेगा ही सर, और स्वाभाविक है। ऐसे में नुकसान कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि निकाय चुनाव बिल्कुल सिर पर है, तैयारी थी रिवाइवल की, और ये एक बड़ा झटका। जी विपक्ष, और ये देखिए आज त्रिपाठी जी, अगर आप देख रहे हैं कि पूरे हरियाणा के अंदर, खासकर कमेरे वर्ग के अंदर एक मायूसी का माहौल है, सबको पीड़ा हो रही है। और जिस तरह से ये प्रेजेंट किया जा रहा है कि खासकर से कि भाई एक आदमी को टारगेट बनाया जा रहा है, और वो क्यों बनाया जा रहा है वो सबको भी मालूम है। और ये निकाय चुनाव का पहली बात तो कोई मुद्दा नहीं था। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा जो चुनाव पहले भी लड़ती रही है, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का गठन किसी मोटिव की वजह से नहीं हुआ, जहां पर कोई, जैसे राष्ट्रीय पार्टियों का एक प्रेरोगेटिव है, एक मोटिव है कि हमने ऐसा करना है। इंडियन नेशनल लोकदल का जन्म हुआ लोगों की हकों की आवाज उठाने के लिए। वो इसलिए हुआ, लोगों के जो हक दब रहे थे, वांछित और शोषित वर्ग का जो हक दब रहा था, किसान और कमेरे वर्ग का जो हक दब रहा था, उनकी आवाज उठाने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल का गठन हुआ था। उन्हीं आवाज को, उन्हीं मुद्दों के ऊपर वो हमने हमेशा चुनाव लड़े हैं। तो निकाय चुनाव भी हम वही मुद्दों पे लड़ेंगे, जो पर्टिकुलर निकाय चुनाव, जहां जो नगर पालिकाओं में जो भ्रष्टाचार है उनको लगातार हम उजागर कर रहे हैं, उसके मुद्दे पर चुनाव होगा। ठीक है सर, सीबीआई के मुताबिक तो ये आय से अधिक संपत्ति का ही मामला। आप कह रहे हैं कि कोर्ट ने इसमें हालांकि आय से अधिक का कहीं मेंशन नहीं किया, टैक्स का या भ्रष्टाचार का ये कोई मामला नहीं बनता है। बहरहाल इस पर और डिटेल में चर्चा करें। मैं आऊंगा सर फिर आपके पास, और डिटेल में चर्चा करेंगे। हमारे साथ संजय शर्मा जी भी हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे भी कुछ तकनीकी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वंदना पोपी जी के पास चलते हैं। वंदना जी, अगर मेरी आवाज मिल पा रही है आपको, तो मेरा सवाल फिर वही रहेगा जो मैंने पहले आपसे पूछा था कि एक पार्टी का मुखिया
जो कि लंबे समय तक पार्टी को चलाता है, पूर्व मुख्यमंत्री है, और भ्रष्टाचार के मामले में जब उस पर कार्रवाई होती है तो एक बहुत लंबा समय बीत चुका होता है। तो क्या इतना लंबा गैप हो जाने की वजह से जो भ्रष्टाचार में लोग पकड़े जाते हैं आगे, उनमें डर नहीं बन पाता कि समय तो बहुत लगता ही है, इस वजह से वो इम्पैक्टफुल संदेश नहीं जा पाता? क्या देरी होने की वजह से? क्या आपको नहीं लगता कि इसमें तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए इस तरह के मामलों में? ये सिर्फ ओपी चौटाला पर चल रहे मामले के संदर्भ में नहीं है, ऐसे कई और मामलों की मैं बात कर रहा हूं। और लगता है किसी वजह से आवाज़ नहीं मिल पा रही है मैडम की। एक बार फिर प्रयास करेंगे उनसे बातचीत करने का। फिलहाल संजय जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। संजय जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे ओपी चौटाला के लिए क्या राहत है अभी? इसमें मैं ये कहूंगा, राहत तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये एक एग्जाम्पली जो है ऑनरेबल कोर्ट का डिसीजन है जी। और ये जो अभी एक्चुअली में पनिशमेंट जो आज सुनाया गया ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा, वो ये रहा कि इनकी बीमारी और इनकी शरीर की कंडीशंस को देखते हुए थोड़ा सा राहत है बस। बाकी आदर्श मामले में आप कहेंगे पूरा ट्रायल चला और पूरी एविडेंस आई और उसमें सजा के ऊपर में, क्वांटम ऑफ सेंटेंस के ऊपर में आज ये इनके आर्गुमेंट थे, और ये सभी को लग रहा था कि ये बीमार है और इनकी कंडीशन ज्यादा थोड़ी खराब है, तो उस वजह से जो है थोड़ा सा उसमें राहत आप कह सकते हैं इसमें। बिल्कुल। और जब ये हाईकोर्ट जाएंगे तो संभवतः इस आधार पर, जैसा कि स्वास्थ्य के संदर्भ में या जो संजय जी बता रहे हैं उसके संदर्भ में ध्यान रखते हुए हाईकोर्ट इसमें कुछ रियायत दे सकता है। वंदना जी के पास चलेंगे, एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। वंदना जी, चूंकि भ्रष्टाचार का मामला या इस तरह से राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यक्ति पर जब इस तरह के आरोप लगते हैं, फिर मामला चलता है, दोषी ठहराए जाते हैं और सजा होती है, एक बहुत लंबा समय बीत जाता है। चूंकि सीबीआई की तरफ से जो मामला था उसमें लगभग 1993 से 2006 तक के पूरे इस टेन्योर को देखकर सीबीआई ने मामला दर्ज किया 26 मार्च 2010 को, और उसके बाद आज लंबा समय और बीत गया। तो ये जब का ये मामला है उसके बाद सीबीआई के द्वारा इस मामले में जांच और अब जाकर के इसमें सजा का ऐलान हुआ, ये बहुत लंबा समय लगना आपको नहीं लगता कि भ्रष्टाचार को रोक पाने में थोड़ा सा लूप होल है इसमें? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, सुन पा रहा हूं मैं। जी, सबसे पहले तो आपकी जो बात थी कि आपने जो संदेश की बात कही, मैं ये मानती हूँ कि आज सबसे बड़ा संदेश गया है भ्रष्टाचार के खिलाफ, कि अगर कोई व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, किसी भी उच्च पोस्ट पे बैठा क्यों ना हो, अगर उसने कुछ गलत काम किया है, वो दोषी है, तो उसको सजा मिलेगी। लेकिन जहां तक आप कह रहे हैं कि अगर लंबे समय तक सुनवाई होती है, लंबे समय के बाद अगर इस तरह के डिसीजन आते हैं, कहीं ना कहीं लोग डिस्करेज हो जाते हैं कि अगर बहुत सारे लोग भ्रष्टाचार करते चले जाएंगे कि ऐसा तो होगा ही नहीं, हम पकड़े ही नहीं जाएंगे। मैं ये मानती हूँ ऐसा नहीं है। हमारी कानून व्यवस्था क्या कहती है कि 100 अगर दोषी छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन एक निर्दोष जो है उसको सजा नहीं होनी चाहिए। समय कई बार जरूर लग जाता है, लेकिन यहाँ पर जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड बिल्कुल नहीं। आप ये देखेंगे कि न्याय मिला है, चाहे वो कितना कह ले। अभी मैं सुन पा रही थी आईएनएलडी के जो प्रवक्ता है यहाँ पर, उन्होंने बड़ी अच्छी कैलकुलेशन बताई। उन्होंने कहा कि जो जितनी उनकी आय है, जितनी उन्होंने दिखाई है, वो मैच नहीं हुई। मतलब क्या कहें, मैं तो समझ ही नहीं पा रही कि इनको मैं क्या कहूँ कि इस तरह की बात पर भी चैनल पर आकर इस चीज का पक्ष रखने चले आते हैं। मुझे याद है लंबे समय तक ये कहते रहे कि भ्रष्टाचार का कोई केस नहीं है, हमारे पर जो है कॉन्स्पिरेसी करके हमें जो है हमारे साथ ऐसे हुआ, हमारे जो नेता हैं उनको अंदर भेज दिया गया। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे जो सबूत है, यहाँ पर जो आय बता रही है, वो चीख चीख कर कह रही है कि खुले रूप से भ्रष्टाचार हुआ था और ऐसे व्यक्ति द्वारा हुआ था जो इस प्रदेश का मुखिया था, जिसको प्रदेश की जनता ने मुखिया के रूप में चुना था। उसने जनता के साथ धोखा किया था। जनता ने कहा था कि आप बैठिए सीट पर और आप हमारी सेवा करिए, आप हमारे लिए काम करिए। राजनीति को सेवा का माध्यम न मानकर पैसा कमाने का माध्यम जब माना जाता है तो इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन आज जो स्थिति है वो बदल चुकी है।
आप देखेंगे कि अगर मैं प्रधानमंत्री जी की बात करूं, वो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, वो अपने आप को चौकीदार कहते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी की बात करूं तो उनके बहुत बार विधानसभा में आपने भी सुना होगा, विपक्षी दल कहते हैं कि आप ईमानदार है, हमें मालूम है, लेकिन ये कमियां, इसको ठीक करिए। और जब बड़ा काम होता है, बड़ा परिवार होता है, बड़ा कोई चीजें ऐसी होती है तो छोटी मोटी कमियां रह जाती है, उसको हम लगातार ठीक करने में अग्रसर हैं। आज की आप अगर अखबार देखेंगे तो आज के अखबार में भी देवेंद्र बबली जी ने पंचायत विभाग में जो घोटाले हुए हैं उसके लिए उन्होंने प्रश्न उठाया कि कुछ अधिकारी इस तरह का काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने खुले छूट दे दी, आप फ्री हैंड है, अगर अधिकारी डिस्ट्रिक्ट लेवल का है या चंडीगढ़ में बैठा है कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। तो ये एक मैसेज जो है ये ऑलरेडी जा रहा है कि जो भ्रष्टाचारी वो बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन न्याय व्यवस्था ने भी बहुत अच्छा काम किया, न्यायपालिका ने भी अच्छा काम किया है। उन्होंने बता दिया कि अगर कोई व्यक्ति दोषी है, चाहे वो बाद में कितने भी तरह की दलील देता रहे कि बीमार हैं या विकलांग हैं, लेकिन जब आपने इस तरह के काम किए थे तो उस समय ये सोचना चाहिए था कि कहीं ना कहीं भुगतान तो होगा ही, भुगता तो जाएगा इस चीज को। और बहुत अच्छे ढंग से न्यायपालिका अपना काम कर रही है और हो सकता है आने वाले समय में कुछ और लोग भी इस राह पर हमें दिखाई दें कि जिन्होंने अपने समय में जनता के बारे में ना सोचकर अपनी जेब के बारे में सोचा था, तो वो भी इस राह पर दिखाई देंगे। देर है पर अंधेर नहीं है। तो कानून व्यवस्था में हालांकि कुछ गुंजाइश जरूर है कि आप इसे और फास्ट ट्रैक में ला करके इस तरह के मामलों को देखें, जिससे कि तेजी से इस पूरे मामले पर सुनवाई हो सके और ऐसे मामलों में न्याय मिल सके। दीपकमल सहारण जी हमारे साथ जेजेपी से हैं। दीपकमल, एक जो चुनावों का दौर है वो शुरू होने वाला है, जिसकी निकाय चुनाव से अगर शुरुआत मैं कहूँ सेमीफाइनल्स टाइप का कुछ शुरू होगा तो शायद गलत ना हो। लेकिन आपसे ये सवाल रहेगा कि ओपी चौटाला जो एक बार फिर जेल जाने को हैं, हरियाणा के जो राजनीतिक समीकरण है वो कितने प्रभावित होंगे इस बात से? नहीं आशीष, देखिए ओम प्रकाश चौटाला जी के जेल में जाने का विषय एक अलग है और उससे इंडियन नेशनल लोकदल पर क्या फर्क पड़ेगा और हरियाणा की राजनीति पर क्या फर्क पड़ेगा वो एक अलग विषय है। मैं नहीं मानता कि इससे इनेलो के भविष्य पर या हरियाणा की राजनीति पर कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि इनेलो का कोई भविष्य फिलहाल है ही नहीं। फिलहाल जिस स्थिति में इनेलो है वहां से आप चाहे कोई स्थानीय निकाय का चुनाव हो, सरपंची का चुनाव हो, विधानसभा की बात हो या लोकसभा की बात हो, कोई उम्मीद इंडियन नेशनल लोकदल में या इस पार्टी से किसी और को आज के दिन है ही नहीं। तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो वहीं पर है। उसके बाद थोड़ी बहुत लड़ाई अस्तित्व की रह जाती है कि कहीं पर आपका नामो निशान बचे, कोई एक नुमाइंदा आपका झंडा उठाने के लिए, आपका सिंबल दिखाने के लिए कहीं खड़ा रहे, बस वहीं तक की सारी मार रह गई है इनेलो की। तो इससे प्रदेश की राजनीति पर कोई असर पड़ेगा मुझे लंबा चौड़ी उससे बात नहीं दिखती। लेकिन जहां तक ओम प्रकाश चौटाला जी की सजा की बात है, राजनीतिक रूप से जब भी देखिए कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का होता है तो उस पर कोई ना कोई छोटी मोटी छिंटाकशी या कोई ना कोई और लांछन या कोई और बातें हमेशा सार्वजनिक जीवन में रहती हैं, चाहे कोई कितना भी साफ सुथरा रहे, चाहे आज के राजनेता हैं, आज के जो सत्ता में लोग हैं वो हैं, चाहे आज जो विपक्ष में हैं या इन्होंने पहले राज किया है, जिनको कभी राज नहीं मिला है। कोई भी व्यक्ति अपने गिरेबान में झांक कर देखेगा तो वो ये बात जान जाएगा कि चाहे वो खुद हो या उसके नेता हो, कोई ना कोई ऐसी बात उसके जीवन में जरूर आती है राजनीति में जहां उसको कोई एक तरफ की बात या कोई ऐसा पहलू उठाना पड़ता है जो सार्वजनिक रूप से सही साबित नहीं किया जा सकता। जहां तक इसकी जानकारी है, जितना मुझे ध्यान है, 1993 से लेकर 2006 तक की उनकी संपत्ति का आकलन किया गया था। ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार में जो ठिकाने हैं, जो घर हैं, उन पर छापेमारी हुई थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में छापेमारी हुई थी चौटाला परिवार के घरों पर 2006 में। तो इन 13 साल में से 6 साल वो मुख्यमंत्री थे, 7 साल सत्ता में नहीं थे ओम प्रकाश चौटाला जी। 1999 से लेकर 2005 तक वो मुख्यमंत्री रहे। बाकी के 7 साल वो सत्ता का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उन 13 साल में उनकी संपत्ति का जो आकलन किया गया उसमें उनको सीबीआई को जो डिक्लेयर्ड जो एसेट्स होती है उससे ज्यादा की एसेट्स मिली। और आप जानते हैं कि ये जो आज का वक्त है जब हर चीज पैन कार्ड से और आधार कार्ड से जुड़ी हुई है, प्रॉपर्टी आईडी बन रही है, तो हर व्यक्ति अपनी संपत्ति का हिसाब भी रखता है और उसको जरूरी तौर पर उनको डिक्लेयर भी करना पड़ता है। लेकिन 90 का दशक आप ये नहीं कह सकते कि उस वक्त हर कोई व्यक्ति अपनी हर बात का आईटी रिटर्न का उतना ध्यान रखता हो या वैसा कोई मैंडेटरी चीजें थी या नहीं थी वो। तो वो एक दौर अलग था, आज के दौर की बात अलग है। इसलिए आज के दौर में कोई यूं सोचे कि पुराने जमाने में कोई बहुत गदर होता था और आज सब कुछ राम राज्य आ गया है, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी कोई ऐसी सार्वजनिक स्थिति में कोई भी चीजें होती हैं तो बहुत सारी चीजों को एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है। मैं मानता हूं कि ओम प्रकाश चौटाला जी का जो राजनीतिक जीवन है वो बहुत लंबा और बहुत ही ऐतिहासिक रहा है। 5 बार वो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने बहुत से लोगों का दिल जीता है, बहुत से समाज कल्याण के काम किए हैं
बहुत से ऐसी मिसालें पैदा की हैं जो आने वाली सरकारों ने और लोगों का जो आगे की पीढ़ियां हैं उनका अच्छा रास्ता उन्होंने बनाया है, निर्धारित किया है। अब इस उम्र में 87 साल की उम्र में और 90% दिव्यांग होने पर जब वो अपने दिनचर्या के कामकाज भी खुद नहीं कर पाते हैं, हर किसी का दिल दुखी है कि उनको जेल में जाना पड़े। उस पर कोई अगर तालियां पीटता है, कोई खुश होता है, कोई वाहवाही लेता है या कोई एक दूसरे पर चिंटाकशी करता है, इशारे करता है कि देखिए तो आप कितने खराब हैं, आप कितने गलत हैं, तो मुझे नहीं लगता ये कोई नैतिकता की बात है। 87 साल के बुजुर्ग किसी के पड़ोस में, किसी के घर में, किसी के रिश्तेदारी में हो तो उनकी एक बार हालत जाकर देखिएगा कि वो किस स्थिति में है। क्या वो पड़ोस के घर में जाने लायक भी हैं या नहीं है, या वो अपनी गली के चक्कर भी लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। और आप उनको काल कोठरी में, जेल में जाने पर अगर कोई खुश हो रहा है तो मुझे नहीं लगता ये कोई भी नैतिकता की या किसी भी मानवीय स्तर पर अच्छी बात है। निश्चित रूप से, लेकिन चूंकि दीपकमल परिवार का एक हिस्सा है और अब दोनों पार्टियां अलग हैं, ठीक है, लेकिन परिवार तो एक ही है और परिवार के सर्वमान्य बुजुर्ग हैं और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और आप बता रहे कि 87 साल उनकी उम्र है, तो इस उम्र के पड़ाव में चलना फिरना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या ये आधार रियायत का बन सकता है, इस पर भी मैं प्रश्न करूंगा। लेकिन राकेश गर्ग जी से मैं ज़रूर ये प्रश्न करूंगा, चूंकि अभय जी की कुछ मैं बयान सुन रहा था अभी, तो पीछे जब इस तरह की चर्चाएं हुई, राकेश जी आवाज़ मिल पा रही है ना, मैं आपके पास आ रहा हूँ, कि कांग्रेस को लेकर दीपकमल जी ने भी वो पॉइंट आउट किया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में इस पूरे मामले पर कार्रवाई शुरू हुई और कांग्रेस का किया धरा ये सब कुछ है जो ओपी चौटाला भुगत रहे हैं। ऐसा कई बार आईएनएलडी के प्रवक्ताओं द्वारा किया गया, खुद अभय जी ने भी इस बारे में कहा था कि ये कांग्रेस का किया धरा है जिसकी वजह से ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए थे। त्रिपाठी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर सुन पा रहा हूं मैं। त्रिपाठी जी देखिए, आज जो चौटाला साहब को सजा हुई है ये एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है और जब न्यायिक प्रक्रिया या जो न्यायिक डिसीजन आते हैं तो इसके ऊपर राजनीतिक हस्तक्षेप या राजनीतिक टिप्पणी से व्यक्ति को बचना चाहिए। लेकिन चौटाला साहब प्रदेश के बड़े नेता रहे हैं और जो आप कांग्रेस के ऊपर आरोप, हमारी व्यक्तिगत संवेदनाएं, सहानुभूति पूरी तरह से चौटाला साहब के साथ है और निश्चित रूप से उम्र के इस पड़ाव पर हम भी ये दुआ प्रभु से करते हैं कि भाई थोड़ी सी रियायत प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि उनके साथ हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो अप्रत्याशित, मैं शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं त्रिपाठी जी, अप्रत्याशित कुछ भी नहीं हुआ है। आप एक बात को समझिए, जब चौटाला जी जेबीटी टीचर भर्ती घोटाले के अंदर चौटाला साहब, ओम प्रकाश चौटाला जी और अजय चौटाला जी अंदर थे, तो ये 2017 और 18 की बात मैं आपको बता रहा हूं। ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी और अजय चौटाला जी ने भी जो आय से अधिक संपत्ति के मामले का केस चल रहा था, उस केस के अंदर जो जमानती थे उन जमानती को अपने विड्रा कर लिया था। अब त्रिपाठी जी आप बात को समझिए कि जो एक पैरेलल मामला चल रहा है जिसके अंदर की आरोपी हैं, ट्रायल्स चल रहे हैं, आरोप साबित नहीं और उसके अंदर से आप अपने जमानतियों को विड्रा कर लेते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि आपने कोई ना कोई तो अपराध किया है, भ्रष्टाचार किया है। आपको कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा था कि मतलब आप ढंग से पैरवी नहीं कर पाएंगे या आपके सबूत कमजोर है या आने वाले समय में आपको सजा हो सकती है। और उसके अंदर जो मुझे लगता है निहित जो भाव था वो ये था कि चूंकि वो 10 साल की सजा थी और अगर जमानती विड्रा कर लेंगे तो जितने ये सजा कट रही है तो आने वाले समय के अंदर अगर आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोई सजा होती है तो वही सजा के अंदर से कम हो जाएगी। आज का जो वर्डिक्ट आया है जज साहब का, वो वर्डिक्ट अभी हमने नहीं पढ़ा है कि उन्होंने क्या इसके अंदर सजा का प्रावधान रखा है कि जो पहले सजा हो चुकी है 10 साल की उसके अंदर से वो कमी होगी या 4 साल के आगे इनको अनवरत जो सजा है वो भुगतनी पड़ेगी। लेकिन आप ये समझिए कि दोनों ओम प्रकाश चौटाला जी भी और अजय चौटाला जी भी तो इस बात के लिए बिल्कुल मानसिक रूप से तैयार थे कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ था। और आप एक बात और समझिए, अदालत के अंदर निर्दोष के लिए कोई वो नहीं है, निर्दोष अदालत में नहीं जाते हैं, दोषी अदालत में जाते हैं और अदालत दोषियों को सजा जब देती है जब वो प्रमाणित हो जाते हैं। लेकिन इस केस के अंदर तो प्रमाणित होने से पहले ही जमानतियों को हटा दिया गया था। ये एक अलग विषय, ये न्यायिक प्रक्रिया का विषय है। उससे जो दूसरा और अति गंभीर विषय त्रिपाठी जी जो मैं कहना चाहूंगा कि अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ देती है। आज जेजेपी ने, दुष्यंत चौटाला जी ने, अभय चौटाला जी ने इस बात को साबित कर दिया कि अंधेरे में परछाई साथ छोड़ जाती है। आज देखिए हरियाणा के लिए ये मानवता की बड़ा का विषय है कि जब 87 वर्ष का एक वयोवृद्ध हरियाणा प्रदेश का इतना बड़ा नेता, जेजेपी और इनेलो के मैं कहूं कि युग पुरुष, उनके जन्मदाता आज जब कोर्ट के अंदर खड़े हैं तो
अभय वहां बाद में पहुंचे हैं, उनके सुपुत्र वहां खड़े हुए थे, लेकिन सत्ता की चाशनी, सत्ता की मलाई चाट रहे अजय सिंह चौटाला जी या हमारे सूबे के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी। मतलब राजनीति को छोड़ दीजिए, ऐसा कोई संवैधानिक प्रावधान त्रिपाठी जी इस देश के अंदर नहीं है कि अगर उप मुख्यमंत्री जी उस वक्त दादाजी के साथ खड़े हो जाएं तो उनकी उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई आंच आती है। आज अगर जेजेपी, जब उनके युग पुरुष, उनको बनाने वाले, जिन्होंने संघर्ष कहा, जिन्होंने पसीना बहाया, जिन्होंने लहू बहाया, आज जब उनके ऊपर संकट आया तो संकट की घड़ी के अंदर उनका बड़ा बेटा और उनके पोते साथ छोड़ गए। तो ये राजनीति के अंदर जो गिरावट आई है ये अविस्मरणीय है, ये इतिहास के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। मैं एक बात और कह देना चाहता हूं त्रिपाठी जी, जो जेजेपी आज सत्ता की भाजपा के साथ मिलकर, अभी हमारी भाजपा की प्रवक्ता भ्रष्टाचार की बात कर रही थी, मैं पिछले 8 साल के उदाहरण नहीं देना चाहता, सिर्फ 3 दिन का उदाहरण दे देता हूं। हमारे रोहतक से मेंबर पार्लियामेंट सांसद अरविंद शर्मा जी 350 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। अगर आप अपनी सरकार पर, अपने निष्पक्षता पर, अपने मुख्यमंत्री जी की ईमानदारी पर इतना ही भाव है, आप ही के सांसद आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप हमारा नहीं है। आप उसकी निष्पक्ष जांच बगैर किसी सबूत के, बगैर तुरंत करा, आपके एमपी का आरोप है, आप उसकी निष्पक्ष जांच कराइए। और आखिरी बात, आज का दिन हरियाणा के इतिहास में बिल्कुल काले शब्दों में लिखा जाएगा। वो इसलिए नहीं कि चौटाला साहब को जेल हुई, वो इसलिए कि जब एक दादाजी जेल में लिए जा रहे थे तो उनका एक बेटा, उनका एक पोता चुनाव की तैयारियों में बिजी है, इलेक्शंस में बिजी है, मानवीय संवेदनाओं को खत्म कर दिया गया है। जब ये बात करते हैं, आज अगर अब चौटाला साहब के साथ ये लोग खड़े नहीं हो सकते तो 2.5 करोड़ प्रदेश की जनता ये भी समझ ले कि इनको आपके दर्द से कोई लेना नहीं है, ये सिर्फ सत्ता की मलाई चाटने के लिए भाजपा के हिस्सेदार बने। बिल्कुल, कांग्रेस को इससे सबक लेने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हुड्डा साहब पर भी कई मामलों की जांच चल रही है। बहरहाल भविष्य का कुछ पता नहीं, आने वाले समय में इस पर भी चर्चा करेंगे। इसका जवाब आईएनएलडी के हमारे प्रवक्ता दीपकमल सारण देना चाहते हैं। मैं आऊंगा सर, मैं आऊंगा दीपकमल जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। पंकज बेनीवाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से। पंकज जी, माफी के साथ मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, क्योंकि एकदम ये इंस्टेंट मामला हो गया, तो दीपकमल से इसका रिएक्शन ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं सर। जी दीपकमल। तो गर्ग जी की छटपटाहट थोड़ा भांप नहीं पाए, उनको वो कहना नहीं चाहते हैं, उनको थोड़ी सी शर्म तो आ रही है क्योंकि उनके घर में भी बुजुर्ग हैं, लेकिन उनका मन ये है कि ये जो 2.5 साल की रियायत मिलने वाली है ओम प्रकाश चौटाला जी को, ये क्यों मिलने वाली है। ये आपको कह रहे थे कि अगर 10 साल की सजा काटते वक्त इस मामले की बेल वापस ली गई ओम प्रकाश चौटाला जी की तरफ से, तो उनका इरादा कुछ था या उनको पहले से पता था या उनको मन में चोट था वगैरह। लेकिन असली उनके मन की छटपटाहट जो दिख रही है इन चेहरे, इस शख्स के चेहरे से, कांग्रेस वाले शख्स के चेहरे से, वो ये है कि ये बुजुर्ग 87 साल का 4 साल के लिए और जेल में क्यों नहीं घुटने वाला है, ये 1.5 साल में बाहर क्यों आ जाएगा, क्यों इन जैसे कांग्रेसी लोगों की छाती पर फिर से मूंग दलेंगे ये चौटाला परिवार के नेता। ये इनकी छटपटाहट है। कह रहे हैं कि अदालत में अपराधी लोग जाते हैं, 6 मुकदमे, 5 जमीन के, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिनको आप सिर पर उठाए घूमते हो, जिनके हवाले आपने हरियाणा कांग्रेस करती है, जिनके इशारे पर आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर की गर्दन तोड़ देते हो, सिर फोड़ देते हो। शर्म आ रही है आपको बात करते हुए? देश के सर पर कांग्रेस पार्टी को कहां लेकर चले गए हो? भ्रष्टाचार की जनक है आपकी पार्टी। और आप बात करते हो अरविंद शर्मा की। अरविंद शर्मा की पूरी बात नहीं सुनी। उन्होंने अपने बयान में क्या कहा था, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में सीएलयू के नाम पर कितने लोग वारे न्यारे कर गए और कितने करोड़ों रुपए कमा गए, उन लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। ये अरविंद शर्मा के शब्द हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में कितनी करप्शन हुई थी। आज वो 350 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, उनके पास सबूत नहीं है, वो हवा में बातें कर रहे हैं और उनको जमीन नहीं मिल रही है पैर रखने के लिए कि एक बार कह तो दी 350 करोड़ की बात, लेकिन अब इसके सपोर्टिंग में सबूत क्या दे दूं। ये कांग्रेस पार्टी की छटपटाहट है साफ तौर पर। आप बात कर रहे हैं मुकदमे के बारे में, ये लेकर जा रहे हैं जेजेपी। अरे जेजेपी आपके रास्ते में यूं ही मजबूत रोड़ा बनकर खड़ी रहेगी। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे भ्रष्टाचारी नेता को सत्ता की दहलीज तक नहीं पहुंचने देंगे, ये हमारा पक्का इरादा है। ठीक है, मैं इस पर भी आऊंगा। पंकज बेनीवाल आम आदमी पार्टी हमारे साथ उनके प्रवक्ता हैं। पंकज जी, भ्रष्टाचार, पंकज जी से संपर्क टूट गया, अभी जानकारी मिली। लेकिन दीपकमल, इसी पर एक छोटा सा क्रॉस, ये कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री होने के नाते नहीं, कम से कम परिवार का हिस्सा होने के नाते वहां पर दुष्यंत चौटाला को होना चाहिए था।
देखिए, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी पिछले एक सप्ताह से जब इस सजा का फैसला आया है, जो पहले जब इनको दोषी करार दिया गया था, उससे पहले से ही विदेश में है। दूसरी बात, पार्टी ने आज ही अपने सारे जो कार्यक्रम है, सार्वजनिक कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम है, सारे स्थगित कर दिए हैं। और आज उससे पहले भी जो पहले से निर्धारित कार्यक्रम थे, उसके अनुसार हमारे नैना सिंह चौटाला जी झज्जर में और दिग्विजय चौटाला फरीदाबाद में थे दोपहर पहले। दोपहर बाद हमने कोई कार्यक्रम नहीं किया है। और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि ओम प्रकाश चौटाला जी अभय सिंह जी के परिवार के साथ रहते हैं, उन्हीं के परिवार के लोग उनकी देखभाल करते हैं। ये कोई इसमें मतलब राजनीतिक रूप से और डिबेट के बीच में कोई किसी की पारिवारिक मजबूरियों या पारिवारिक जो आज की स्थिति है उसको उछालकर, उसको कोई बात करके अगर कोई पॉइंट स्कोर करना चाहता है, यानी कि उनके पास मुद्दों की कमी पड़ गई है, उनको भरोसा नहीं रहा है अपने राजनीतिक मुद्दों पर और अपनी दिशा पर। वो कोई अब बिलो द बेल्ट हिट करना चाहते हैं, जिसका इसका हिस्सा कम से कम यहाँ डिबेट का हिस्सा ना बनाए। ठीक है राकेश गर्ग जी, मुझे लगता है आपके सवालों का, आपकी बातों का उत्तर मिल गया होगा। दीप कमल जी ने विस्तार से इस बारे में जिक्र किया। और पंकज जी को अगर आवाज मिल पा रही है, मैं आ रहा हूं अमनदीप जी, मैं आ रहा हूं। एक बार पंकज जी का रिएक्शन ले लेते हैं इस मामले पर। पंकज जी, आवाज मिल पा रही है? जी। पंकज जी, चूंकि जिस तरह से अभी सुशील गुप्ता जी का मैं बयान सुन रहा था, आपने भी सुना होगा, भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी बिल्कुल क्लियर स्टैंड रखती है कि भ्रष्टाचार तो मतलब महापाप और इस पर बिल्कुल भी टॉलरेंस नहीं होगी। और कि एक मंत्री के बारे में मुख्यमंत्री को पता चला तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और उसको उसके ठिकाने तक पहुंचा दिया, और ऐसे ही सख्त संदेश देने की कोशिश है। तो क्या आम आदमी पार्टी का उम्र को लेकर के इस पर कोई वो नहीं कि एक व्यक्ति जो सार्वजनिक जीवन में इतने लंबे समय तक रहा, 87 वर्ष उस व्यक्ति की उम्र है, और जो कि आईएनएलडी के प्रवक्ता आरोप लगाते हैं कि ये कांग्रेस का किया धरा, इस वजह से यहाँ इसमें वो फंस गए, क्या ये कोई आधार होना चाहिए रियायत का? आम आदमी पार्टी का इस पर क्या स्टैंड? देखिए, हम न्यायपालिका के इसका स्वागत करते हैं जो उन्होंने आज निर्णय सुनाया। आदमी की उम्र उस टाइम भी नापी जानी चाहिए थी जब वो लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे, जब वो आय से अधिक संपत्ति बना रहे थे, जब वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जब वो उनका अपने सत्ता का घमंड था। उस टाइम पे क्या, जब उन्होंने वो काम किए जिनकी वजह से आज उनको ये जेल भुगतनी पड़ रही है, जिसकी वजह से आज उनको सजा मिली है, वो उम्र काउंट करनी चाहिए थी, ना कि आज की उम्र। जो जैसा बोएगा वो कैसा वैसा ना कभी तो काटेगा। और यही चीज जैसे ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ घट रही है, वैसे ही जेजेपी और बीजेपी के जो नेता हैं जो आज भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो जीरो टॉलरेंस के ऊपर इन सब को भी ऐसे ही सख्त कार्रवाई के अनुरूप न्यायपालिका से न्याय दिलाया जाएगा जनता को। और आईएनएलडी के तो आज बस अस्तित्व की लड़ाई है। जीरो टॉलरेंस का दावा तो बीजेपी भी करती है। और जो बीजेपी थी, बीजेपी सरकार ये कह के आई थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हम सरकार आते ही जेल के अंदर डाल देंगे, ये तो दामाद की सरकार है। और जैसे कि रॉबर्ट वाड्रा और इनके ऊपर जमीन के जो घोटाले के आरोप लगाए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे, जो बीजेपी ने कुछ नहीं किया। ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों की दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और आईएनएलडी रही या फिर जेजेपी रही, ये बीजेपी की बी टीम है। ये जबी की जबी सत्ता का भोग लापने के लिए तुरंत सत्ताधारी पार्टियों के साथ चले जाते हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि जो भी भ्रष्टाचार के आरोप जिन पे भी लगते हैं, उम्र का ध्यान ना रखें, क्योंकि भ्रष्टाचार जब किया गया था उस टाइम उम्र कुछ और थी, आज उम्र का पड़ाव कुछ और है। वो ठीक है, सीनियर सिटीजन के नाम से वो जो कोर्ट को जो रियायत देनी चाहिए, जो न्यायपालिका को रियायत देनी चाहिए, वो न्यायपालिका इन चीजों के ऊपर संज्ञान लेगी। लेकिन हमारा ये कहना है कि जब आदमी भ्रष्टाचार करता है, उसकी नीयत, उसकी सीरत में बहुत फर्क होता है और पब्लिक के साथ छल करता है। जब जनता के साथ कोई छल करता है तो उसका हर्जाना कभी ना कभी उसको भुगतना पड़ता है। ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ ये हुआ है। और जितने भी बीजेपी के, जेजेपी के, कांग्रेस के, आईएनएलडी के जितने भी नेताओं ने आज तक भ्रष्टाचार किया है, आगे जाकर इनको भी ऐसा ही काटना पड़ेगा। पुरानी लोकोक्ति है, जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। हमारा यही स्टैंड है कि भ्रष्टाचार के जितने भी आरोपी हैं, सारे के सारे सलाखों के पीछे होने चाहिए। और आम आदमी पार्टी न्यायपालिका के भ्रष्टाचार के खिलाफ जितने भी मुकदमों में जो भी सराहनीय कदम उठाए जाते हैं, उन सबका स्वागत करती है। बिल्कुल, लेकिन पंकज जी, बी टीम होने का जो सबसे बड़ा आरोप है तो आम आदमी पार्टी पर लगाती है कांग्रेस की। बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत जो अभियान है, उसमें यह आम आदमी पार्टी बहुत बड़ा योगदान दे रही है, और बी टीम बीजेपी की कही जाती है। अपनी हार से कांग्रेस बौखलाई हुई है। अगर ऐसा होता तो दिल्ली के अंदर 3 बार जब हमारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बम्पर जीत के साथ जीत करके आए हैं, 67 सीटें, 62 सीटें,
जब कांग्रेस की एक भी सीटें नहीं आई। आप पंजाब के अंदर देख लीजिए, 117 में से 92 सीटें कैसे इनके नवजोत सिंह सिद्धू को, कैप्टन साहब जो भी रहे, चन्नी साहब 2 सीटों से रहे, सारे के सारे, या अकाली दल के रहे, बादल साहब जितने भी रहे, सारे के सारों को कैसे धूल चटाई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आम आदमी पार्टी के, आम आदमी के नेता ने। जैसे ही ये जब जहां हार जाते हैं वहीं बीजेपी कहने लग जाती है कांग्रेस की बी टीम है, कांग्रेस जहां हारती है वहां पर बीजेपी कहती है कि ये बी टीम है, जहां पे कांग्रेस आ जाती है वहां पे कांग्रेस कहती है कि ये बी टीम है। तो ये मैं कह रहा हूं बीजेपी और कांग्रेस दोनों की दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यहां पर बीजेपी है और यहां पर कांग्रेस है। इधर पलटो तो बीजेपी कांग्रेस, इधर पलटो तो बीजेपी कांग्रेस। इस तरह की नीयत के साथ ये दोनों सरकारें पब्लिक के साथ, जनता के साथ छल करती जा रही हैं। और न्यायपालिका के जो सराहनीय कदम है इनके लिए हम बहुत खुश हैं और ये जनता के लिए हम साधुवाद देते हैं कि जनता को बहुत खुशी की चीज है न्यायपालिका ने जो आज दी कि भ्रष्टाचार कोई कभी भी करे, कितने साल पहले ही किया हो, भले ही इसमें देरी लगी, लेकिन न्यायपालिका ने आज जो इतना बहुत ही अच्छा कदम सुनाया, इसमें भ्रष्टाचार। सुशील जी कहते हैं, सुशील जी का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस और बीजेपी के शासन में देरी हुई और जबकि आम आदमी पार्टी से बहुत तेजी से करती है, और आप कह रहे हैं कि देरी भले ही देरी हुई लेकिन ये परिणाम तक पहुंच गया मामला। तो क्या देरी नहीं होनी चाहिए थी, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी? टॉलरेंस के साथ विद इन सेकंडों में इस काम को करती है। ये बीजेपी की और कांग्रेस की नाकामियां हैं जिसकी वजह से इतना लंबा समय लगा, लेकिन फिर भी हम तो न्यायपालिका का सराहनीय कदम है कि न्यायपालिका ने जब भी इनको पास सबूत आए, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस ने सबूतों को जुटाने में जो देरी करवाई, उसमें जब कोर्ट को सारी चीजें मिली तो न्यायपालिका ने जो आज कदम उठाया, भ्रष्टाचारियों को एक आईना दिखाया कि जब भी आप भ्रष्टाचार करोगे कोई उम्र की सीमा नहीं होगी, जब भी आप पकड़े जाओगे तभी आपके खिलाफ मुकदमा दायर होकर के आपको सलाखों के पीछे कर दिया जाएगा। न उम्र की सीमा हो न जन्मों का बंधन, कर्म तो भुगतना ही पड़ेगा। सर, अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। हमारे साथ आईएनएलडी के अमनदीप जी हैं। अमनदीप जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप, हाथ उठा रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी त्रिपाठी, दोनों भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी के प्रवक्ताओं की बातें सुन करके आपको भी ज्ञान होगा, दर्शकों को नौसिखिया बातें दोनों ने की। एक कहती भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने बड़ा लंबा, खैर उसका जवाब जेजेपी के हमारे साथी ने दे दिया कि भ्रष्टाचार, करप्शन जो है ना, वो बोलते हैं जैसे भाजपा सांसद विजय माल्या जी बाहर भागे ना पैसा लेकर, उसको करप्शन बोलते हैं। जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के भाजपा सांसद रोहतक से अरविंद शर्मा जी बता रहे हैं ना किस प्रकार करप्शन हुई है और खुद की सरकार छुपा रही है सबूतों को, उसको करप्शन बोलते हैं। आय के स्रोत जो हैं, अगर इनकम टैक्स रिटर्न में जो अगर नहीं दिखाए गए हैं और आज प्रॉपर्टी की जो एवेल्युएशन हुई है उसकी जो कीमत लगी है वो आपसे मिसमैच हो रही है, उसकी कैलकुलेशन है। इसी तरह आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं में कहना चाहूंगा, जिस प्रकार खुद डॉक्टर ये सुशील गुप्ता जी सांसद हैं, 5 राज्यसभा के पंजाब से सांसद आए हैं। आपको तो पता ही हो कितने गरीब सांसद हैं ये, कितने कहां से ये नाइन के राजनीति में एंट्री है, बिना पैसे के ये सांसद बन गए हैं। दिल्ली की 3 सीटों पे ऐसे बनाया, पंजाब की 5 सीटों पे। ये लोग भ्रष्टाचार पर ज्ञान दे रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जी जो खुद को कहते हैं कल तक मैं संत आदमी हूं, और जो लोग अपना नौकरी करके गुजारा कर रहे थे, अपनी वाइफ की भी नौकरी छुड़वा देते हैं, आज 5 स्टार बंगलो बनाने लग जाते हैं, आज संत भावना छूट जाती है, करप्शन के अगेंस्ट पार्टी खड़ी होती है। आज तक करप्शन एक्ट नहीं है, क्या आप दावे से कह सकते हैं दिल्ली करप्शन मुक्त हो गई है, भ्रष्टाचार मुक्त हो गई है? उसी के अगेंस्ट आपने बनाई थी। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रयोजित, देखिए आप त्रिपाठी जी, यहाँ पर पीड़ा केवल एक ही किस्म के लोगों को हो रही है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जो सजा हुई है वो कमीरे वर्ग को और किसान वर्ग को जो पीड़ा है, लेकिन एक प्रजाति है जो खुश हो रही है। वो एक ही प्रजाति है जो नागपुर से चलती है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की प्रजाति हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की प्रजाति हो, जो नागपुर में हेडक्वार्टर के चाबूतों से चलती है, उनको दुखी हो रही है। और ये आम आदमी पार्टी तो उन्हीं द्वारा खड़ी की गई है। केवल कांग्रेसी जो नेता उनको शामिल करवाते हैं, केवल कांग्रेस को जहां खत्म करना है ताकि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट मिल सके, वहां पर आती है आम आदमी पार्टी। ये लोग बयान देकर इनको करप्शन, हाँ, इनको करप्शन के बारे में, पंकज जी मैं आ रहा हूँ, आप रुकिए, के बारे में और कोई टेक्निकल टर्म्स के बारे में जानकारी नहीं है। मैं आ रहा हूँ, समय दूंगा सर, सुनिए। ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि भाई आज की उम्र नहीं देखी जानी चाहिए, इनको यानी कानून का नहीं पता। कानून की, न्यायपालिका की जो प्रक्रिया है उस पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता।
और ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाएगी, हम ऐसे करवा देंगे। अरे भाई, क्या आप जुडिशरी चेंज करवा देंगे? हाँ। आप जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट होती है, आप कैसे इंटरफेयर करेंगे उसके अंदर? कैसे सरकार इंटरफेयर कर देगी? तो देखिए, ये नए नए इनको भी बेचारों को ख्याल आया होगा। हाँ। विधायक वो राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात कर रहे हैं पंकज जी, राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात कर रहे हैं। इच्छा शक्ति में बताइए ना, वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो इच्छा शक्ति है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है और इसी तरह से भ्रष्टाचारियों को हम पकड़ेंगे। मैं फिर आऊंगा। दिल्ली में खत्म हो गया? हाँ, दिल्ली में खत्म हो गया क्या भ्रष्टाचार? दावा तो यही किया जाता है आम आदमी पार्टी द्वारा, बनने लग रहे हैं। दावा तो यही करती है मनदीप जी आम आदमी पार्टी की, दिल्ली में भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो गया है। राज्यसभा की सीटें क्यों बिक रही है 500 करोड़ में? राज्यसभा की सीटें क्यों बेच रहे हैं? आप अपने लोगों का जो विश्वास है वही बेच रहे हैं। अभी तो संपत्तियों में बारी आएगी। राकेश जी, आ रहा हूं मैं। खुल करके दिल्ली के जो अफसर हैं वो क्यों बैठे हैं पंजाब के अंदर? क्यों पंजाब के व्यापारियों को तंग कर रहे हैं? हमारा हिस्सा दीजिए। ठीक है, ये लोग भ्रष्टाचार पे शिक्षा देंगे। आपकी बात आपने जब बोला तो उसके बाद हमारे लगभग सभी प्रवक्ताओं ने हाथ उठाया बात करने के लिए। तो शुरुआत करते हैं सीरियल वाइज, वंदना जी से शुरुआत करेंगे, उसके बाद राकेश जी और फिर दीप कमल के पास चलेंगे, फिर पंकज जी से इसका जवाब लेंगे। वंदना जी। आशीष, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, बहुत सारे इन्होंने बातें कही हैं तो मैं प्रत्येक का जवाब देना चाहूंगी। सबसे पहले मैं एनएलडी के जो प्रवक्ता उनका जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है वो जिस तरह से बात कर रही है कि मिसमैच को मैंने जो तो मुझे लगता है कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कंडेला में जिस प्रकार से, अरे भाई कंडेला, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं सुन पा रहा हूँ जी। कंडेला में जिस प्रकार से गोली चलवा कर मरवा दिए वो भी मिसमैच था क्या? और रिस्ट वॉच की स्मगलिंग में पकड़े गए वो भी मिसमैच था। अलमारी फाड़ दी आपने वो भी मिसमैच था। और आपने महम में जिस तरह से गोली चलवा के उपचुनाव जीता वो सब मिसमैच था। तो क्या जनता को मालूम नहीं है? ठीक है, 87 साल के वृद्ध है, संवेदनाएं हो सकती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के पद पे रहे थे और मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए उन्होंने जिस प्रकार से राज चलाया सभी को मालूम है। मुझे लगता है इसमें ज्यादा कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को भी यहाँ पर जवाब देना चाहूंगी। वो भ्रष्टाचार पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मुझे एक बात बताइए, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई कांग्रेस किस प्रकार प्रश्न उठा सकती है? आप ये देखिए, ऊपर राहुल गांधी से लेकर नीचे सोनिया गांधी से लेकर नीचे आपके हुड्डा जी तक सभी कहीं ना कहीं केसेस में फंसे हुए हैं। उसका आपके पास कोई जवाब नहीं आता। और छोड़िए, आप सारे कांग्रेसियों से इतना कहलवा दीजिए कि हुड्डा साहब ईमानदार है, कोई नहीं बोलेगा, जबकि आपके कांग्रेसी विधानसभा में बोल कर जाते हैं मुख्यमंत्री जी आप ईमानदार है। ऑन रिकॉर्ड है, ये विधानसभा के रिकॉर्ड पर है, ये वो क्लियरली बोल कर जाते हैं मुख्यमंत्री जी आप ईमानदार है। आप सिर्फ कांग्रेसियों से कहलवा दीजिए और सारे कांग्रेसियों से कहलवा दीजिए ईमानदार है, उन्होंने 1 रुपया भी इधर उधर नहीं किया। मैं आपको मान जाऊंगी यहीं पर कि आप सही कह रहे हैं। आप भ्रष्टाचार के बारे में आप सोचते हैं। देखिए, कहना यहाँ पे डिबेट पे कहना बात अलग है, लेकिन सच्चाई जो है उससे मुंह नहीं मोड़ सकते आप। आपके जो शीर्ष नेता है वो तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए, केस चल रहे हैं, रोज पेशियां हो रही हैं और जाकर कोर्ट में जवाब देते फिरते, और आप हमसे पूछ रहे हैं भ्रष्टाचार पर प्रश्न। हमारे किसी भी नेता के खिलाफ कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार का केस नहीं है। और अगर कोई पुराने डीएनए का ऐसा कोई अधिकारी है जो इस तरह का काम करते हुए पकड़ा जाता है, उसको छोड़ेंगे नहीं। और यहाँ पे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बहुत बड़ी बातें कर रहे थे। लोकपाल की बात शायद भूल गए होंगे कि कभी कहा था कि लोकपाल लेकर आएंगे, वो तो याद नहीं होगा। भ्रष्टाचार हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे, हमने एक एक्शन ले लिया। पकड़े जाने पर आम आदमी पार्टी अपने नेताओं के साथ नहीं खड़ी है, पहले खड़ी है। पकड़े गए तो गलती है, 1% का लेकर पकड़े गए तब आपने उसको निकाला। ये आप पकड़े, अगर वो पकड़ा जाता है तब आप उसके साथ नहीं खड़े हैं। वैसे जो मर्जी भ्रष्टाचार करते रहे तो राज्यसभा के लिए जिस तरह से टिकटें बिकी है हम सबको मालूम है। और ये लोकपाल बिल ला रहे थे ना, अब क्या रहा उसका? इसी की बात पर तो आए थे अन्ना हजारे के साथ खड़े होकर के हम लोकपाल लेकर आएंगे। क्या रहा? दिल्ली में आप लोकपाल ला पाए? ये जवाब आपको कहीं ना कहीं देने पड़ेंगे। ये सिर्फ यहाँ पर चैनल पे बैठ के आप बड़ी बड़ी बातें कर दे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। भ्रष्टाचार पर काम करके दिखाया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप चाहे बी टीम कहिए चाहे सी टीम कहिए, लेकिन सबसे प्रमुख टीम जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि जनता को मालूम है कि ये देश के लिए काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर 1 रुपए का दाग नहीं है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर 1 रुपए का दाग नहीं है। उसके पीछे कारण है कि भ्रष्टाचार के लिए 0 टॉलरेंस को लेकर हम खड़े हैं। हम ये मानते हैं कि कहीं पर भी जनता का पैसा मिसयूज नहीं होना चाहिए, और कहीं पर होता है तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जी ठीक है। राकेश जी। त्रिपाठी जी, एक हमारे यहाँ कहावत है, अंधा बांटे रेवड़ी और फिर अपने को दे। जी।
तो जो भाजपा की हमारी बहन प्रवक्ता हैं, मतलब इनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट किसी पब्लिक से या किसी आम आदमी से लेने की आवश्यकता नहीं है। ये स्वयं को, अपने आप को, अपने मुख्यमंत्री को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देकर बैठते हैं। अब मैं एक बात बड़े दावे के साथ कहता हूं, मैं सिर्फ हरियाणा की बात नहीं करता, मैं पूरे हिंदुस्तान के इतिहास की बात करता हूं। जब भाजपा सरकार सत्ता में आई थी, चाहे वो केंद्र की सरकार थी या हरियाणा की सरकार थी, इस प्रकार का एक माहौल बनाया गया था, इस प्रकार का वातावरण, इस प्रकार के वक्तव्य दिए जा रहे थे कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे, इन कांग्रेसियों को, इनके नेताओं को उठाकर, इन्होंने बहुत भ्रष्टाचार कर रखा है, उठाकर जेल के अंदर डाल देंगे। मैं विधानसभा का वो दिन आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारी भाजपा की प्रवक्ता सुने, पूरे हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर विधानसभा में ऐसा कभी नहीं हुआ जब खट्टर जी बोल रहे थे और हमारे आदरणीय नेता हुड्डा जी खड़े हुए, क्या जेल जेल करते हो, बताओ कौन सी जेल के अंदर चलना है। इस बात को भी 6-7 साल हो चुके हैं। ये बात वो व्यक्ति कर सकता है जिसका दामन पाक साफ हो, ये बात वो व्यक्ति कर सकता है जिसको ये पता है कि ये सारे आरोप राजनीति से प्रेरित है। ये बात करने की नैतिकता सिर्फ उस व्यक्ति के अंदर पैदा हो सकती है जो जानता है कि ये सारे राजनीतिक मामले हैं। वरना 6 और 7 साल बीत जाने के बावजूद भी आप लोग सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप के अंदर उलझे हुए हो। जहां तक आपके भ्रष्टाचार का सवाल है, ये कोविड का दौर भी हमने देखा है, शराब घोटाला, बीज घोटाला, धान घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, 8 साल के अंदर और 80 घोटाले गिनवा सकते हैं आपको प्रवक्ता जी। जांच एक की नहीं बैठाई, जांच के नाम के अंदर पब्लिक को घुमाने का आप लोग काम करते हो। तो आप भ्रष्टाचार की उनकी बातें ना कीजिए, ये सत्ता स्थायी नहीं है। 2024 के अंदर आप भी सत्ता से उतर जाओगे और ये आपको विश्वास दिलाते हैं, ये जितने आज आरोप लगाए इन सारे घोटालों की जांच आदरणीय मुख्य हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब करवाएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप नहीं करोगे, जिस दिन हम सत्ता में आएंगे हम करवाएंगे। अब दूसरी बात त्रिपाठी, इनेलो के साथ निश्चित रूप से आज सहानुभूति है, क्योंकि चौटाला जी, मैं पुनः उसी बात को कह रहा हूं, वो बात को दूसरी तरफ ले गए। व्योवर्ध नेता है, बहुत बड़े नेता है, स्वास्थ्य खराब है। इंसानियत की ग्राउंड पर संवेदनाओं के नाते हमारी पूरी सहानुभूति चौटाला साहब के साथ भी है और इनेलो के साथ भी, और ये होनी भी चाहिए। लेकिन कानून अपना काम करेगा, न्यायपालिका न्याय एक तरीका है, एक प्रणाली है, उसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। और ये आप निश्चित रूप से मान के चलिए, न्यायालय सिर्फ किए की सजा देता है, न्यायालय बगैर किए की सजा नहीं देता है। तो कोई ना कोई अपराध, कोई ना कोई निश्चित रूप से तो साबित हो गया कि अपराध हुआ है, इसलिए सजा हुई है। और अब मैं जेजेपी के जो हमारे प्रवक्ता इनेलो वालों को भी ये दोनों बातें मैं कह रहा हूं कि आज जो चौटाला साहब को हुई है, अभी आप एक बात को ये समझिए कि जो सेम केस था वो अजय सिंह चौटाला जी के ऊपर भी है और अभय सिंह चौटाला जी के ऊपर है। जो मैंने तथ्य चौटाला साहब के संदर्भ में दिए हैं, वही काम अजय सिंह चौटाला जी ने भी किया हुआ है। उन्होंने भी अपने जमानती विड्रॉ कर लिए थे। अभय चौटाला जी इसी मामले में जानम साबित हो गया है कि आय से अधिक के मामले में केस में भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसे दोष में वो संलिप्त पाए गए हैं। और जब इस मामले के अंदर सजा हो गई है तो अब निश्चित रूप से त्रिपाठी जी बात पूरी कर लेनी दीजिए, समय अभय सिंह जी का भी आएगा और समय अजय सिंह जी का भी आएगा। लेकिन भाजपा की प्रवक्ता हमारी बहन ये बताए कि जो भ्रष्टाचार के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोपों के अंदर अजय चौटाला साहब बन रहे हैं, और अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है कि आय से अधिक मामले में, जैसा कि अब लग भी रहा है, अगर अजय सिंह चौटाला जी भीतर चले जाते हैं, सरकार का समर्थन, जेजेपी से समर्थन तोड़ लोगे, जेजेपी से संबंध विच्छेद कर लोगे, आप तो नैतिकता की बात करते हो, भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शिता की बात करते हो, संबंध तोड़ लोगे, सरकार गिराने का दम रखते हो। ऐसा कुछ नहीं करने वाले। सिर्फ भाषण देने से शासन नहीं चलेगा, आपको शासन के लिए काम करके दिखाना पड़ेगा। आपको जमीन पर लोगों के दिल जीतने पड़ेंगे। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है त्रिपाठी जी, अभी 15-20 दिन के अंदर निकाय के चुनाव है, दूध का दूध और फैसला का फैसला हो जाएगा। इनको अपनी लोकप्रियता का पता लग जाएगा। ठीक है राकेश जी। दीप कमल सारण जी। वंदना जी मैं आ रहा हूं, समय थोड़ा कम है अभी, और एक रिएक्शन ले लेते हैं। दीप कमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ दीप, आपका ऑडियो शायद म्यूट है, उधर से एक बार देखें। हाँ आशीष, मेरा म्यूट था। एक तो मैं राकेश जी से पहली बार मुखातिब हुआ हूं, तो जानना चाहता हूं कि ये घोषित प्रवक्ता हैं या अघोषित प्रवक्ता हैं? जो सूची जारी हुई थी उसमें है या जो सूची से बाहर के लोग हैं उनमें से हैं? क्योंकि जिस तरीके से ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का राग लाप रहे हैं,
उससे तो ये लगता है कि सूची से बाहर तो नहीं जाने वाले हैं, जैसे बाल मुकुंद शर्मा और बजरंगदास गर्ग जी और महिमा सिंह जैसे चले गए प्रवक्ता बाहर सूची से। तो ये अपनी जगह उस लिस्ट में पक्की करने के लिए पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। यहाँ पर बार बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नारे लगा रहे हैं डिबेट में। तो ये इनका जायज बनता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में लड़ाई पहले अपने अंदर लड़नी पड़ती है कि आपको जो भी नेता कमान में हो उसके प्रति वफादारी, उसके प्रति अपनी सरपरस्ती और सब कुछ जाहिर करना पड़ता है। वो इनकी मजबूरी है कि इनको बार बार ये कहना पड़ता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी में ये दम है, ये दम है। अगर ये दम है तो 6 साल जो सीबीआई के जो मैटर चल रहे हैं, जो 6 सीबीआई के, उनमें एक मिनट रुक जाइए, उन 6 मैटर्स के अंदर एक में भी जेजेपी का, बीजेपी का या इनेलो का नेता उसके अंदर शिकायतकर्ता या गवाह नहीं है। जो आरोप ओम प्रकाश चौटाला, अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला पर लगाए गए, उनके अंदर शिकायतकर्ता और गवाह कौन थे? करण सिंह दलाल, कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता, जगदीश नेहरा, कांग्रेस पार्टी के जो नेता रहे हैं। ये तीनों के तीनों, और इसके अलावा जो शमशेर सुरजेवाला, स्वर्गीय शमशेर सिंह सुरजेवाला, ये लोग शिकायतकर्ता हैं और गवाह हैं उन मामलों के जो कि चौटाला परिवार के अलग अलग नेताओं के खिलाफ चले, और इन लोगों ने कोर्ट में खड़े होकर गवाही दी। तो ये राजनीतिक षड्यंत्र, राजनीतिक साजिश नहीं है तो क्या है? आपके खिलाफ जो 6 जमीन के इधर से उधर करने के मामले हैं, उनमें शिकायतकर्ता प्रशासनिक अधिकारी है या हरियाणा विजिलेंस विभाग है। और जहां तक आम आदमी पार्टी के नेता जोर शोर से बातें कर रहे थे, एक बार आपकी सरकार किसी राज्य से चली जाए, फिर आपका दामन देखेंगे कितना पाक साफ है। एक बार पंजाब में दूसरी सरकार आ जाए, वो आपके जब कच्चे चिट्टे खोलेगी तब आपको बातें नहीं आएंगी। जब दिल्ली के आपके राज खुलेंगे, एक 60 लाख की एक मशीन बनती है, उसका विज्ञापन आप 23 करोड़ रुपए का करते हैं। ये जो सरकारी पैसे को सरकारी तरीके से, सरकारी खजाने से आप राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करते हैं और सीधा लोगों को इस तरीके का फायदा देते हैं जिससे उनके वोट आपको सीधे सीधे मिल सके। ये किस तरीके का राजनीतिक भ्रष्टाचार है, ये आने वाले दिनों में सामने साबित होगा। आज के दिन में हो सकता है कानून में इसकी व्याख्या ना हो, कानून पुराने तरीके के भ्रष्टाचार पर ही टिका हुआ हो, लेकिन जब ये सरकारें बदलेंगी तब इन आम आदमी पार्टी वालों की सच्चाई जब सामने आएगी, लोगों की आंखें खुल जाएंगी। ये इतने शातिर लोग हैं, पुराने पारंपरिक नेता तो कोई देसी तरीके से भ्रष्टाचार करते रहे होंगे, लेकिन ये इतने पढ़े लिखे शातिर तरीके से भ्रष्टाचार करते हैं कि लोगों को फिलहाल नजर ही नहीं आ रहा है। आप देखेंगे कि इनके सैकड़ों और हजारों करोड़ के जो घोटाले सामने आएंगे, वो सबको माफ कर देंगे, सबको पीछे छोड़ देंगे। पंकज जी, समय कम है, शॉर्ट में रखिएगा, फिर अमनदीप जी के पास जाना है। हाँ, जैसा कि इन्होंने कहा कि मैं पंकज जी 1 सेकंड आ रहा हूँ। राकेश जी ने समय लिया था, राकेश जी शॉर्ट में निपटाइएगा, फिर पंकज जी के पास चलेंगे। हाँ, राकेश जी को प्रवक्ता की अपनी लिस्ट में नाम स्थान पक्का करना, इनको समय दिया जाए। हाँ, राकेश जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के प्रति वफादारी दिखानी जरूरी है। राकेश जी शॉर्ट में रखिएगा, दीप कमल सुन ले। हाँ, ये जो हमारे बोल रहे हैं, हमारी मतलब जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं, उनको दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं उछालने चाहिए। हाँ, और दूसरी बिल्कुल नहीं उछालना चाहिए, ये आपको सुनना चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आपका घर है शीशे का। कांग्रेस पार्टी से ज्यादा नंगापन कहीं नहीं है जो सारी दुनिया ने देख लिया है। ये तो आपको पता होनी चाहिए, बात कहाँ सुना रहे हैं आप? अपने परिवार को तोड़ने का काम, भाइयों के बीच की लड़ाई सार्वजनिक देखी है। हमने इसलिए सिर फोड़ने का काम किसने किया है? कौन सी पार्टी में होता है? अपनी महिला, ठीक है राकेश जी, काम किस पार्टी में होता है? राकेश जी समय कम है, मैं फिर आऊंगा, एक फाइनल कमेंट सबसे लेना है। ये तो आप तो बेइज्जती करने के लिए अध्यक्ष बनाते हो। ठीक है दीप कमल जी, राकेश जी, ठीक है। पंकज बेनीवाल साहब, अपनी बात पूरी कीजिए, थोड़ा समय कम है, शॉर्ट में रखिएगा जी। जैसा कि इन लोगों ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार किसी राज्य से चली जाएगी, तब ये लोग हमारा काला चिट्ठा खोलेंगे। काला चिट्ठा हमारा नहीं खुलेगा। जनता सब देख रही है, लगातार 3 बार केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में दी, और पंजाब में जो ऐतिहासिक कार्य आजकल पार्टी कर रही है भगवंत मान की, आम आदमी पार्टी की सरकार, वो लगातार रिपीट होगी। इनको अब कभी मौका नहीं मिलने वाला। जिन जिन स्टेट के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती जाएगी, वहां बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, जसपा सबका सफाया होता चले जाएगा। और जनता के जो मुद्दे हैं, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सब कुछ फ्री देने के बावजूद, और लोकपाल सरकार का 7,300 करोड़ रुपए का फायदे में आता है। इन लोगों की सरकारें तो सिर्फ, बेनीवाल साहब, लोकपाल अन्ना हजारे जी नाराजगी जताकर गए भी, कुछ दिन पहले मीडिया के सामने आए थे इस विषय पर। वो बेसिक मुद्दे हैं, वो जनता को मिलेंगे और वो जनता को दिए जा रहे हैं। चाहे बीसीडी की बिजली है, अब नहीं बोलेंगे इस पर, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, चारों की चारों जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिसकी वजह से आम जनता की पॉकेट पे जो हर महीने डाका डाला जाता है इन लोगों के द्वारा, वो अरविंद केजरीवाल एक बड़ा बेटा होने के नाते, परिवार का सदस्य होने के नाते, दिल्ली की जनता को, पंजाब की जनता को
लगातार हर महीने बेनिफिट पहुंचा रहा है। हाँ। और ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार करती है। हाँ। अरविंद केजरीवाल पे, सत्येंद्र जैन पे, मनीष सिसोदिया जी पे, इन तीनों के घरों समय कम है छापे सर। लगवा। मैं अमनदीप जी से फाइनल कमेंट जो इस विषय पर वो कहना चाह रहे हैं, उसके बाद हम इसके बाद पार्टी भ्रष्टाचार डिबेट को रोकेंगे। जी जीरो टॉलरेंस करती है। ठीक है बेनीवाल साहब। अमनदीप जी। जी त्रिपाठी जी, इस विषय के बारे में यही है कि हम हाई कोर्ट के अंदर जल्द से जल्द जाएंगे और हमारा बड़ा समय कम पक्ष है और हमें पूरी उम्मीद है, हमें पूरी उम्मीद है त्रिपाठी जी की हाई कोर्ट में हमारा पक्ष सुना जाएगा और हमें न्याय मिलेगा। जैसे ही फैसला आता है बड़ी जल्दी हम हाई कोर्ट के अंदर अपनी अपील करेंगे। बिल्कुल। और चूंकि जिस तरह से ये पूरा प्रकरण सामने आया, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि न्यायपालिका में न्याय भले ही थोड़ा समय लेकर के हो, लेकिन ये न्याय जरूर होता है। भ्रष्टाचार के मामले, एक राजनीतिक व्यक्ति पर अगर ये दोष लगते हैं और फिर उस पर उन्हें सजा होती है, तो निश्चित रूप से ये अन्य लोगों के लिए भी एक नजीर बनता है कि आप जो करेंगे आपको उसके किए का फल मिलेगा। अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिल सकता है, लेकिन अगर आप भ्रष्टाचार करते हैं, अगर आप इस तरह के किसी मामले में दोषी पाए जाते हैं, तो न्यायपालिका भी आपको किसी तरह की रियायत नहीं देगी। भले कि इस मामले में ओपी चौटाला एक उम्र के ऐसे पड़ाव पर हैं, उन्हें उम्र के लिहाज से या जो पिछली सजा उनको हुई थी उसके लिहाज से कुछ रियायत मिल सकती है। हालांकि ये चर्चा और लंबी हो सकती थी, समय की कमी है, इसलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।